Hello everyone. Today's topic is प्रकृति and पुरुषा in सांख्य philosophy. सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की धारणा। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्य philosophy. सांख्य philosophy is called the most ancient philosophy of India. सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है सांख्य को, और इसकी प्राचीनता के अनेक प्रमाण हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन के विचार श्वेताश्वर कठ आदि उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। उपनिषद के अतिरिक्त भगवत गीता में प्रकृति और उसके 3 गुणों का उल्लेख मिलता है, और महाभारत में भी प्रकृति और पुरुष के भेद यानी जिनका डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है उसका भी हमें इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसके अलावा जो न्याय सूत्र हैं और जो ब्रह्म सूत्र है, इसके अंतर्गत भी हमें ये सांख्य दर्शन की मौलिक विचारों को देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि सांख्य दर्शन अत्यंत प्राचीन दर्शन है। महर्षि कपिल वॉज द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन के जो प्रेरणा थे वो थे महर्षि कपिल। द ग्राउंड वर्क ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज कॉल्ड सांख्य सूत्र रिटन बाय कपिल। सांख्य दर्शन का जो आधार है वो कपिल द्वारा निर्मित सांख्य सूत्र है। हालांकि कुछ लोगों का मत है कि कपिल ने सांख्य प्रवचन सूत्र, जो सांख्य सूत्र का विस्तृत रूप है, और तत्व समास नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। एक इज सांख्य प्रवचन सूत्र एंड सेकेंड इज तत्व समास। ये 2 लिखे थे, लेकिन ये दोनों ही ग्रंथ किसी कारणवश नष्ट हो गए और इन ग्रंथों का कोई प्रमाण आज प्राप्त नहीं है। सो in the absence of original literature, the Sankhya Karika written by Ishwar Krishna has been considered as the foundation of the knowledge of Sankhya philosophy. तो ये जो ग्रंथ नष्ट हो गए, इनके अभाव में सांख्य दर्शन का जो मूल आधार माना गया वो सांख्य कारिका था, जो ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से अगर हम आधारभूत लिटरेचर या फंडामेंटल लिटरेचर की बात करें सांख्य फिलॉसफी में, दैट इज सांख्य सूत्र। बट सांख्य सूत्र अवेलेबल नहीं था, तो वो है सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी दूसरी। सांख्य फिलॉसफी supports evolution. The only Sankhya philosophy is the example of evolution in Indian philosophy. सांख्य दर्शन विकासवाद को मानता है। इवोल्यूशन मीन्स है विकासवाद की धारणा। वो कहते हैं कि ये जो संसार बना है ये विकसित हुआ है, ये किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, ये विकसित हुआ है। द क्वेश्चन इज कि ये किससे विकसित हुआ है? तो ये प्रकृति से विकसित हुआ है। द अल्टीमेट नेचर, जिसको पहला तत्व माना गया है। इस तरह जो सांख्य है वो विकासवाद यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के सपोर्टर हैं। According to Sankhya philosophy, this world is fruit of development. God is not the creator. Prakriti is the element from which all the objects of the world develop. ये विकासवाद की ही थ्योरी को एक तरह से एक्सप्लेन किया है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो पूरा विश्व है ये विकसित हुआ है, और ये किसके द्वारा विकसित हुआ है? ये प्रकृति के द्वारा विकसित हुआ है। नाउ द वर्ड सांख्य इज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 वर्ड। सांख्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज सा एंड सेकेंड इज ख। Sa means right and Kya means knowledge. In this way, Sankhya means right knowledge. Now the question is, right knowledge for what
और अबाउट व्हाट, किसके बारे में हम राइट नॉलेज या किस राइट नॉलेज की हम बात कर रहे हैं? सो द आंसर इज नॉलेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा। और या फिर सांख्य का जो वास्तविक अर्थ है वो ये कि पुरुष और प्रकृति के बीच जो भिन्नता है उसका ज्ञान ही राइट नॉलेज है। Some other scholars believe that Sankhya is made up of the word संख्या। वो कहते हैं कि जो सांख्य वर्ड है वो दो शब्दों से बना हुआ है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो सांख्य वर्ड है वो संख्या शब्द से बना है, यानी नंबर। क्यों? क्योंकि सांख्य फिलॉसफी में 25 तत्व 25 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इसे सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। वो 25 एलिमेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी इस वीडियो में मेरा मेन फोकस प्रकृति एंड पुरुषा पर है। सांख्य फिलॉसफी इज द प्रोपोनेंट ऑफ डुअलिज्म। डुअलिज्म यानी द्वैतवाद, दो अस्तित्व को मानना, दो द्रव्यों को मानना या दो अलग सेपरेट एंटिटी को मानना, ये डुअलिज्म होता है, द्वैतवाद कहते हैं इसे। और according to Sankhya philosophy, there are two extreme entities, प्रकृति and पुरुषा। प्रकृति and पुरुषा। तो अब हम देखते हैं ये जो प्रकृति and पुरुषा है इसका इंपॉर्टेंस तो हम देखेंगे, लेकिन प्रकृति जो फर्स्ट है उसको क्यों एज अ कॉज माना गया है? वो कहते हैं जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ग्रॉस यानी स्थूल एंड सबटल यानी सूक्ष्म। ग्रॉस लाइक रिवर, माउंटेन, ट्री और द फिजिकल वर्ल्ड लाइक लैपटॉप, फोन एटसेट्रा, एंड सबटल लाइक माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो विच इज नॉट फिजिकल, ये सबटल है, सूक्ष्म है। अब वो कहते हैं द कॉज ऑफ द वर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज वन हु कैन एक्सप्लेन बोथ द ग्रॉस एंड सबटल सब्सटेंस ऑफ द वर्ड, यानी कॉज को एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सके। तो अकॉर्डिंग टू सांख्या प्रकृति इज दैट एलिमेंट विच कैन बी द कॉज ऑफ वर्ड, बट प्रकृति इटसेल्फ इज कॉजलेस। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रकृति खुद अपने आप में कारणहीन है, लेकिन वो बाकी सब चीजों का कारण है। नाउ प्रकृति, तो देर आर डिफरेंट नेम ऑफ प्रकृति। प्रकृति को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सांख्य दर्शन में काफी सारे नाम प्रकृति के लिए बताए गए हैं और मैं बताऊंगी कि क्यों उन्हें उन नामों से बुलाते हैं। सो नेचर और द प्रकृति इज कॉल्ड प्राइम यानी प्रधान। प्रकृति को प्राइम या प्रधान बोलते हैं बिकॉज इट इज द फर्स्ट कॉज। The first cause of the world, being the first cause, all things in the world dependent on nature, but nature itself is free. क्योंकि इसको प्रधान क्यों कहा गया है? प्रधान क्योंकि बाकी सारी चीजें, विश्व की सारी चीजें इस प्रकृति पर ही निर्भर करती हैं और ये प्रकृति खुद स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसको प्रधान कहा गया है। द नेचर इज कॉल्ड प्राइम। प्रकृति इज कॉल्ड अव्यक्त। अव्यक्त क्यों बोलते हैं इसको? बीइंग द कॉज all the substance of the world are present in prakriti in a imperceptible form. Imperceptible form means होता है कि दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो प्रकृति में पहले से ही अप्रत्यक्ष रूप से उसमें अंतर्निहित है, यानी वो पहले से ही है, दिखते नहीं है, वो सेपरेट उनका एग्जिस्टेंस नहीं दिखता, लेकिन वो उसी पे ही समाये हुए हैं। दैट इज वाई प्रकृति इज कॉल्ड अव्यक्त, क्योंकि वो अव्यक्त है, सारी चीजें उसके अंदर इम्परसेप्टिबल फॉर्म में इनहेरेंट है। प्रकृति इज कॉल्ड इन्फरेंस यानी अनुमान। प्रकृति को अनुमान भी बोलते, क्यों? द नॉलेज ऑफ द प्रकृति इज नॉट पॉसिबल बाय डायरेक्ट परसेप्शन, कॉन्सिक्वेंटली इट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। आप जो देखते हैं, देखिए नेचर से यहाँ पे एक
मैं इस नेचर की बात नहीं कर रही जो आप देखते हैं, लाइक माउंटेन, रिवर, ठीक है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। जो रूट है, जो अल्टीमेट नेचर है, विच दैट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। ये तो फॉर्म्स हैं उस अल्टीमेट नेचर की जो आपको इन नैरो सेंस में नेचर दिखता है, जिसको हम परसीव कर सकते हैं। दैट इज अ फॉर्म ऑफ द प्रकृति। प्रकृति इज कॉल्ड द इनर्ट, मीन्स जड़, बिकॉज इट इज बेसिकली अ फिजिकल सब्सटेंस। जो इसको जड़ कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये फिजिकल सब्सटेंस है, या ये उसी फॉर्म में हमको दिखता है। प्रकृति इज कॉल्ड शक्ति। शक्ति क्यों बोलते हैं? बिकॉज द मोशन इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन इट। जो गति होती है वो प्रकृति में हमेशा रहती है। विच एवर स्टेट ऑफ प्रकृति इज इन अ कॉन्टिन्यूस डायनामिक इज सीन, कि हमेशा निरंतर गतिमानता प्रकृति में देखी जाती है। प्रकृति इज कॉल्ड ब्रह्म। ब्रह्म इज सेड टू बी द वन हु डेवलप्स, जो विकसित होता है। प्रकृति डेवलप्स इटसेल्फ, वो अपने आप विकसित होती है। इट डेवलप्स इन डिफरेंट सब्सटेंस। देयरफॉर he has been given the name of Brahma, sorry, it has been given the name of Brahma, इसलिए इसे ब्रह्मा का नाम दिया गया है। So these are several name of प्रकृति। क्यों हम इन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं? Now the nature of the प्रकृति और the स्वभाव of the प्रकृति। स्वभाव क्या है उस प्रकृति का? प्रकृति itself is free. Although everything in the world depends on Prakriti, there is no expectation of any other thing for the power of Prakriti. Therefore, Prakriti has been called independent principle. प्रकृति सबका कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है। प्रकृति is the cause of various things in the world, but itself is without cause, as I said before. That is the root cause of matter, soul, mind, ego, etc. Although Prakriti is the root cause of all things, but they themselves are different from those things. वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। That is why Prakriti is the first cause of the world or the universe. Prakriti is one, whereas things are many. प्रकृति एक है, लेकिन जो थिंग्स उस पर डिपेंडेंट है वो मैनी यानी प्लूरल है। प्रकृति इज इटर्नल वाइल थिंग्स आर नॉन इटर्नल। प्रकृति अपने आप में इटर्नल है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती कंप्लीटली, लेकिन जो थिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। Prakriti is invisible, imperceptible, because it is not a matter of direct perception due to very subtlety. Knowledge of Prakriti comes from inference. हमको अनुमान से पता चलता है प्रकृति के बारे में, लेकिन जो प्रकृति की फॉर्म है वो विजिबल नहीं है, वो इम्परसेप्टेबल है, उसे आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। जैसे मैंने पहले भी शायद कभी एग्जाम्पल दिया हो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको देखना है तो आप बल्ब को चलते हुए देख सकते हैं, आप फैन को चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते हैं कि वो कैसे फ्लो होती है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे आप हवा का एहसास कर सकते हैं, लेकिन आप हवा को देख नहीं सकते हैं, उसका अनुभव होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का हमें अनुभव होता है, और ये एक छोटा सा फॉर्म है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अल्टीमेट प्रकृति है, जो नेचर है, विच इज़ द रूट कॉज, दैट इज नॉट विजिबल बाय द सेंसेस। प्रकृति इज अनकॉन्शियस। There is a lack of consciousness in the Prakriti. Although Prakriti is unconscious, it is still active. This is important feature of Prakriti in a Sankhya philosophy कि एक तरफ वो कहते हैं कि प्रकृति अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस यानी उसमें चेतना नहीं है। अब चेतना नहीं है, बट वो एक्टिव है, उसमें मोशन होता है।
उसमें गति है, इसलिए वो एक्टिव है। सो इन प्रकृति एक्टिविटी इज कॉन्स्टेंटली सीन। प्रकृति कैन नॉट बी डॉर्मेंट इवन फॉर अ मोमेंट। वो एक पल के लिए भी गतिहीन नहीं हो सकती, इनएक्टिव नहीं हो सकती। प्रकृति में हमेशा ही मोशन चलता रहता है। यहाँ पे मोशन या फिर एक्टिवनेस का क्या मतलब है कि कॉन्स्टेंटली उसमें चेंज होते रहते हैं, प्रकृति की फॉर्म्स में चेंज होते रहते हैं। बट द प्रकृति इज अनकॉन्शियस। प्रकृति is eternal because it is the root cause of all things in the world. The object which is the root cause of the world cannot be non-eternal. So प्रकृति is called eternal and infinite. आप जिसे फर्स्ट कॉज कह रहे हैं वर्ड का, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो पूरा वर्ड खत्म हो जाएगा। इसलिए द प्रकृति कैन नॉट बी नॉन इटर्नल, वो हमेशा ही इटर्नल एंड इनफाइनाइट कही जाएगी। Now in the context of prakriti there are three gunas जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व, रजस एंड तमस। सबसे पहले सत्य। अब सत्व ये आपने सुना होगा, ये क्योंकि इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो गीता में भी है, उपनिषदों में भी है और शास्त्रों में भी है, तो ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं, सत्व, रजस, तमस। और सांख्य दर्शन में इनका बहुत इम्पोर्टेंस है, सत्व, रजस, तमस का। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है सांख्य फिलॉसफी में, सत्व, रजस और तमस। सबसे पहले सत्व। सत्व इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। जो सत्व गुण है वो ज्ञान का प्रतीक है। एंड इट इज सेल्फ एल्यूमिनेटिंग एंड एल्यूमिनेट्स अदर थिंग्स एज वेल। ये प्रकाश की तरह काम करता है, ये खुद को भी प्रकाशित करता है एंड ये दूसरों को भी प्रकाशित करता है। यहाँ पे प्रकाश का मतलब रोशनी से नहीं, यहाँ का प्रकाश का मतलब ज्ञान के प्रकाश से है। एंड ड्यू टू सत्व माइंड एंड इंटेलेक्ट टेक सब्जेक्ट्स, यानी सत्व गुण के कारण मन और बुद्धि विषयों को समझ पाती है, विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि जब विषयों को आप समझोगे तभी तो आपको ज्ञान होगा। तो सत्व गुण की वजह से इंसान में विवेक जैसा गुण उत्पन्न होता है, समझदारी, विवेक, बुद्धिमानता, ये सत्व गुण की कारण होता है। एंड द कलर ऑफ दिस सत्व गुण इज वाइट। आपने सुना भी होगा कि जहाँ कभी हम प्योरिटी की बात करते हैं तो हम उसके लिए वाइट कलर को रेफर करते हैं, कहते हैं कि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक होता है। उसी तरह सत्व का रंग भी अगर रेफर किया जाए तो उसको सफेद रंग से समझाया जाता है। इट इज द कॉज फॉर हैप्पीनेस। ये जो सत्व गुण है ये आपके अंदर प्रसन्नता लेके आता है, और प्रसन्नता के अलावा जो एस्थेटिक फीलिंग्स होती हैं, जैसे उल्लास होना, हर्ष होना, जॉय, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, ये जो क्वालिटीज होती हैं ये भी आपके अंदर आती हैं बिकॉज ऑफ सत्व गुना। रजस। रजस इज मोटिवेशनल। ये एक प्रेरक क्रिया की तरह कार्य करता है, आपके अंदर उत्साह लाता है, आपके अंदर कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करता है। इट इज सेल्फ मूविंग एंड ऑल्सो स्टिमुलेट थिंग्स। क्योंकि ये प्रेरक है तो ये अपने आप ही मूव करता है और दूसरी वस्तुओं को भी स्टिमुलेट करता है। एंड इट्स फॉर्म ऑफ डायनेमिक एंड स्टिमुलेटिंग। ये एक जगह रुकता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो रजस है वो चंचलता लाता है, आप स्टैटिक नहीं हो सकते। ड्यू टू रजस सेंसेस रन टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट्स की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके अंदर रजस गुण का प्रभाव ज़्यादा है। आपको सपोज खाने का बहुत शौक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, सो इट्स लाइक कि ये माइंड को एक जगह स्टेबल नहीं होने देता है, ये इधर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट से तीसरे ऑब्जेक्ट में लोग जंप करता है माइंड, जब रजस गुण की प्रधानता होती है। तो रजस के प्रभाव में आकर ही मन इट्स लाइक कि वो चंचल हो जाता है, और इसका जो रंग है दैट इज रेड।
रेड कलर आपने देखा भी होगा कि रेड कलर अगर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में, तो रेड कलर क्या होता है कि बहुत कहते हैं भड़कीला कलर होता है। उसको देख के आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, जो चंचलता का प्रतीक होता है, जैसे रेड लिपस्टिक, रेड रेड रोज, रेड ड्रेस, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो ये जो चंचलता का प्रतीक है, इस वजह से इसको रेड कलर से आइडेंटिफाई करते हैं। एंड सत्व एंड तमस आर इंडिविजुअली पैसिव। जो सत्व गुण है और तमस जो अभी हम पढ़ेंगे, वैसे देखा जाए तो इंडिविजुअली वो पैसिव है, बट दे बिकम एक्टिव ओनली आफ्टर बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रजस। रजस इतना पावरफुल होता है एक्टिवनेस के कॉन्टेक्स्ट में कि वो सत्व और तमस दोनों को एक्टिव कर देता है। देन तमस, तमस इज अ सिंबल ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस। ये जो हमारी अज्ञानता है, या जो हम अंधकार का इसको प्रतीक कहा गया, अंधकार कैसा, अंधेरे वाला अंधकार नहीं, अज्ञानता का अंधकार। इट बिलोंग्स द नॉलेज, ये हमारे अंदर ज्ञान को आने नहीं देता है। तो बेसिकली इट इज कॉन्ट्रेरी टू सत्व, बिकॉज सत्व is not blockage for a knowledge, it is supporter, ठीक है, in the context of knowledge। तो इसलिए it is contrary to सत्व। सत्व is helpful in attainment to knowledge, but it hinders the attainment of knowledge। ये जो तमस है, ये it hinders the attainment of knowledge। ये नॉलेज की जो हमें प्राप्ति हो रही है उसमें ये ना ब्लॉकेज बन जाता है। क्यों क्यों ये ब्लॉकेज बन जाता है? बिकॉज तमस सिग्निफाइज इनएक्टिविटी एंड इनर्शिया। ये एक्टिव नहीं होने देता है, ये आपके अंदर लेजीनेस लेके आएगा, आपके अंदर नेगेटिविटी लेके आएगा, आपको सही पाथ में चलने से रोकेगा। सो दैट्स वाई इट्स कलर इज ब्लैक, and it opposes the action of Satya and Rajas gun. As a result of tamas, laziness and inactivity arise in the human। जो आप देखते होंगे, और ये बहुत सारे ह्यूमंस इसको सफ़र भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, कि कहते हैं ना हम लोग कई बार कि हम करना तो चाहते हैं बट नहीं हो रहा है, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हमें कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तमस गुण की प्रधानता है। सत्व, रजस एंड तमस आर इनहेरेंट इन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या आप जो भी देख रहे हैं, एवरीथिंग इज फुल ऑफ थ्री गुना, सत्व, रजस एंड तमस। तीनों में ये तीनों गुण हर एक वस्तु में पाए जाते हैं। हाँ, क्या मैटर करता है? क्वांटिटी मैटर करती है। किसी वस्तु में हो सकता है सत्व ज़्यादा हो, किसी में रजस ज़्यादा हो, किसी में तमस ज़्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्सन की पर्सनैलिटी बनती है। लाइक प्रकृति, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड त्रिगुणात्मक या ट्रिनेट्रियन। त्रिगुणात्मक क्यों? क्योंकि तीन गुण हर एक ऑब्जेक्ट्स में है, इसलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मक भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव द सेम अमाउंट ऑफ ऑल गुणास। One guna prevail in an object while other two gunas remain secondary। हो सकता है कि एक गुण ज्यादा हो और बाकी जो दो गुण हो वो सेकेंडरी, यानी कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट फॉर्म में हो। इसलिए वही चीज ज्यादा दिखेगी नेचर में जिस गुण का प्रभाव होगा। जैसे मान लो सत्व गुण ज्यादा है, तो जिस पर्सन में सत्व गुण की प्रधानता है या प्रिवॉन्ड्रेंस है, तो वो क्या होगा? वो बाय नेचर पीसफुल, ये स्कॉलर, ये शांत रहने वाला, उसके अंदर ऐसे हैप्पी रहने वाला पर्सन, ऐसे गुण होंगे। जिसमें रजस गुण का प्रभाव ज्यादा है, वो चंचल होगा, वो बाहरी ऑब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा भागेगा। और जो तमस है उसके अंदर लेजीनेस, नेगेटिविटी, ये सब ज्यादा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू गुनास लोगों की पर्सनालिटी प्रेजेंट होती है। The prakriti of the guna is determined by the dominant gunas। Objects are said to be the auspicious, inauspicious or indifferent when they have the preponderance of sattva, rajas and tamas respectively। As I said before, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट्स को शुभ अशुभ या फिर सबसे न्यूट्रल कैसे माना जाता है,
उनके गुणों की प्रधानता के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रकृति। नाउ द सेकेंड एंटिटी, पुरुषा। पुरुषा क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लियर शब्द में बता दूं, जिन्हें अन्य दर्शनों में आत्मा कहा गया है या जिसे हम जनरली सोल कहते हैं, उसे सांख्य दर्शन में पुरुषा वर्ड से डिनोट किया गया है। पुरुष, इसको हिंदी में पुरुष कहते हैं। पुरुषा इज सेल्फ एविडेंट। आप समझ पाएंगे अगर आप अपने माइंड में आत्मा का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि आत्मा के बारे में भी हम सब वही बातें कहते हैं जो सांख्य दर्शन में पुरुष के बारे में कही गई है। पुरुष सेल्फ एविडेंट, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि पुरुषास डिनायल इज नॉट पॉसिबल। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहने के लिए भी your existence is necessary. Whenever you will say I am not existing, so this sentence actually proves your existence. That's why Purusha's denial is not possible. If the existence of Purusha is denied, then his existence will be inherent in the prohibition of that denial. उस denial में आप जो डिनाइल कर रहे हैं, जो आप मना कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट में ही आपका एग्जिस्टेंस छिपा हुआ है। Therefore, the existence of Purusha is doubtless, कोई डाउट नहीं है। सांख्य considered Purusha as चैतन्य, means conscious। आप देखो, अभी हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा था, प्रकृति is not conscious, that is unconscious. But on the other side, Purusha is conscious. Chaitanya always resides in the Purusha. Consciousness is present in the Purusha, whether it is in any state, awaken, dream, or deep sleep. So this is important. There are three states. जागृत अवस्था, अवेकन, जागृत अवस्था, ड्रीम, स्वप्न अवस्था, और डीप स्लीप यानी सुषुप्ति। यानी भले ही आप जाग रहे हो, जो हम अभी प्रेजेंट स्टेज में हैं, हम जागते हुए इस वर्ड का अनुभव कर रहे हैं। स्वप्न, जहाँ पे हम स्वप्न देखते हैं, और डीप स्लीप, यहाँ पे हम ना तो स्वप्न देखते हैं, ना हमारे अंदर किसी भी तरह का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। दैट इज डीप स्लीप। आप बहुत गहरी निंद्रा में चले गए हैं। तो तीनों ही एक्सपीरियंस में पुरुषा कॉन्शियस रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि अवेक में तो कॉन्शियस है, ड्रीम में है, बट डीप स्लीप में नहीं है। डीप स्लीप में भी वो कॉन्शियस है। दैट इज वाई चेतन इज कंसीडर टू बी नेचर, नॉट अ वर्च्यू ऑफ द पुरुषा। यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज द नेचर ऑफ द पुरुषा। वो उसका स्वभाव है जो उससे अलग नहीं हो सकता। वो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो उसका कोई गुण नहीं है, वो उसका स्वभाव है। जैसे व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर? कोल्डनेस, शीतलता पानी का स्वभाव है। आप उसे कितना ही गर्म कर लें, लेकिन वो बार बार ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है। द पुरुषा इज द फॉर्म ऑफ लाइट, इट illuminates itself and other things in the world। क्योंकि जो आत्मा होती है वो अपने आप को प्रकाशित करती है ज्ञान से, अपनी चैतन्यता से, और इसी चैतन्यता के द्वारा वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी प्रकाशित करती है, उन्हें जान पाती है। द पुरुषा इज कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। देयर आर टू थिंग्स, बॉडी एंड सोल। आप सब जानते हैं कि शरीर और आत्मा का जो डिस्टिंक्शन है, जो भिन्नता है, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच चर्चित विषय है। तो कहते हैं कि द बॉडी इज मटेरियल बट द पुरुषा इज नॉट मटेरियल। ये जो बॉडी है, जो शरीर है, दैट इज फिजिकल, दैट इज मटेरियल बिकॉज इट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। बट पुरुषा सेल्फ इज नॉट मटेरियल। Purusha is different from intellect and ego because Purusha is conscious while intellect and ego are unconscious। आपकी जो बुद्धि है, जो अहंकार है, वो अनकॉन्शियस क्यों? क्योंकि उसे कॉन्शियसनेस तो पुरुषा ही देता है। पुरुषा ही, द पुरुषा इज अ सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। द पुरुषा इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सेंस because the sense are the means of experience
वेयर एज द पुरुषा इज बियॉन्ड एक्सपीरियंस। आप आत्मा को कभी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आप द एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि आप उसे सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते। सेंसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द पुरुषा। पुरुषा वो है जो उसको रजिस्टर कर रहा है। द पुरुषा इज कंसिडर्ड बाय सांख्या टू बी पैसिव। आपने देखा कि जो प्रकृति है दैट इज एक्टिव एंड ऑन द अदर हैंड द पुरुषा इज पैसिव। द पुरुषा इज नॉट एन एजेंट। पैसिव क्यों कहा हमने इसे? क्योंकि पुरुषा इज नॉट एजेंट, यानी करता नहीं है, वो कोई इच्छा नहीं करता। इट लैक्स विल एंड डिटर्मिनेशन। उसके अंदर कोई संकल्प नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो कार्य नहीं करता है। ही इज फ्री फ्रॉम पाप, पुण्य, हैप्पी, सॉरो, इन सब से वो डिटैच्ड है। ये कर वो इट इज लाइक सीयर ओनली। पुरुषा इज एन ओनली सीयर, दृष्टा है, नोअर है, ज्ञाता है, वो करता कुछ नहीं है। ही कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट का काम क्या है? टू गिव द लाइट, टू गिव द लाइट। वो स्ट्रीट में जो भी हो रहा होता है उसको लाइट देना। उस स्ट्रीट में चैरिटी हो रही हो या कोई किसी का मर्डर कर रहा हो, बट उसमें स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं करती। उसकी अपनी कोई विल नहीं है कि चैरिटी कर रही है तो वो ज़्यादा लाइट दे दे, या कोई मर्डर कर रहा है तो वो लाइट बंद हो जाए। नो, स्ट्रीट लाइट वहाँ पे स्टेबल है। उसी तरह ये जो पुरुषा है, इट इज अ सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज अ सीयर। ये सब कुछ देखता रहता है। व्हाट इज गोइंग ऑन द माइंड, व्हाट इज गोइंग ऑन बाय द सेंसेस, क्या चल रहा है, अहंकार जो अंतःकरण है वो क्या कर रहा है, वो सब देखता रहता है, ज्ञान लेता रहता है। लेकिन खुद कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता, कभी कोई भी सीयर को एज अ ऑब्जेक्ट परसीव नहीं कर सकता। दैट्स वाई पुरुषा इज अ सीयर। वो दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है। he will not do anything. There is lack of 3 gunas, सत्व, रजस एंड तमस इन पुरुषा। पुरुष में, आत्मा में कोई 3 गुण नहीं रहते, ये प्रकृति में रहते हैं। आप देखो, ये जो ह्यूमन बॉडी है, आप इसे अगर मैं नैरो सेंस में समझाऊं तो नैरो सेंस में आप इसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा समझ सकते हैं। प्रकृति एंड पुरुषा क्यों? जो आपकी सोल है वो पुरुष है, ठीक है। और जो आपकी बॉडी है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रकृति, क्योंकि वो एलिमेंट है, वो फिजिकल है, तो उसमें गुण भी हैं। तो आपका जो माइंड है, ईगो है, उन तीनों गुणों से प्रभावित होता रहता है। लेकिन आत्मा उन गुणों से प्रभावित नहीं होती। आत्मा क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा कभी खुश नहीं होती, वो कभी चंचल नहीं होती, वो कभी अंधकार में, डिप्रेशन में नहीं जाती। वो तो दैट इज ओनली द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो किसी के थ्रू अफेक्टेड नहीं है। द पुरुषा इज इटर्नल। द बॉडी इज born and get death, but the Purusha is imperishable. पुरुषा कैन नॉट बी बाउंड विद इन द टाइम एंड स्पेस। आत्मा को आप बांध नहीं सकते ना, आप समय और दिक और काल में आत्मा को कभी नहीं बांध सकते। वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगी। दैट इज इटर्नल, वो इटर्नल है, आत्मा कभी नहीं मरती। पुरुषा इज फ्री फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट से भी वो फ्री है, ना ही वो किसी चीज का कॉज है एंड ना ही वो किसी चीज का इफेक्ट है। सो पुरुषा इज नाइदर द कॉज ऑफ एनी इफेक्ट एंड नॉर इट इज द इफेक्ट ऑफ एनी कॉज। दैट इज फ्री फ्रॉम द चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। According to Sankhya philosophy, the number of Purusha is many, as many Jeeva are as many soul. So in the context of Purusha, Sankhya philosophy is a proponent of pluralism. तो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी कि पुरुषा बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आत्मा, आप ऐसे समझो कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हर शरीर में एक आत्मा होती है, उसी तरह कहा गया कि जीव, हर जीव में एक आत्मा होती है, इसलिए पुरुषा बहुत सारे हैं। और इस तरह से सांख्यवाद में प्लूरिज्म की बात कही गई है। अगर हम एक क्विक रिव्यू देखें, सो दैट इज पुरुषा इज कॉन्शियस वाइल प्रकृति इज अनकॉन्शियस। Purusha is void of sattva, rajas, tamas, while the prakriti is full of 3 gunas. Purusha is knower, while prakriti is subject of knowledge. Purusha is passive, while prakriti is active.
Purusha are many, whereas Prakriti is one. Purusha is free from cause and effect, while Prakriti is the cause. Even I said the first cause. The Purusha is immutable, while Prakriti is changeable. That is the fix or the basic differences between Prakriti and Purusha. तो मैंने बहुत बेसिक आप लोग को समझाया है कि व्हाट इज प्रकृति एंड व्हाट इज पुरुषा, क्योंकि जब आप प्रकृति एंड पुरुषा को अच्छे से समझ लेंगे तो आप सांख्य फिलॉसफी के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे. थैंक यू सो मच.